हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं अर्थशास्त्र से संबंधित 20 प्रीवियस क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, दिखेगा। आइए देखते हैं। कह रहे किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखा है अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है क्योंकि। तो ये 2019 और 2020 से संबंधित क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है क्योंकि गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। दूसरा है कि कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। तो सबसे सटीक कारण क्या होगा कि गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में कुछ राज्यों में क्या है, उच्चतर है। तो गरीबी रेखा का निर्धारण इससे होगा कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। यहाँ गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, तो ये जनसंख्या पर निर्भर करता है, उसमें कितने लोग गरीब हैं। तो ये क्या है, गरीबी रेखा का निर्धारण नहीं कर सकता है। सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, ये भी क्या है, सही नहीं है। ठीक है, आय से सिर्फ गरीबी रेखा का निर्धारण तो होगा नहीं। यहाँ पे सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, ये भी नहीं है। अब कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। तो कह रहा है गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों क्या है, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है। तो ये कीमत पे जनरली निर्धारित होता है। गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति के जीवन को जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है। अगर किसी राज्य में कीमतें अधिक है तो गरीबी रेखा भी उस राज्य में अधिक होगी ताकि लोग आवश्यक चीजें खरीद सके। फिर गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। तो गरीबी की दर यह बताती है कि कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, लेकिन यह सीधे तौर पर गरीबी रेखा प्रभावित नहीं करता है। फिर गरीबी रेखा मतलब एक क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री लाइन, कितना किसी व्यक्ति का आय है, ठीक है, उस पर निर्भर करेगा। और किसी राज्य में किसी भी वस्तु का महंगाई दर क्या है, कीमत क्या है वस्तु के, उस पर निर्भर करेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। सेवा क्षेत्र उपागम जो है अग्रणी बैंक योजना ने लीड बैंक स्कीम के तहत इसको क्या है, कार्यान्वित किया गया था। तो सेवा क्षेत्र उपागम को 1989 में अग्रणी बैंक योजना के तहत शुरू किया गया था। इस बैंक उपागम का उद्देश्य बैंकों द्वारा ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ऋण वितरण में सुधार करना, और इसके तहत प्रत्येक बैंक शाखा को एक विशिष्ट क्षेत्र आवंटित किया गया था जहां उसे बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने और ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करना था। फिर है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है। तो ये तो आंसर नहीं है, लेकिन इसके बारे में यह एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था, लेकिन इसके तहत कार्यान्वित नहीं किया गया था। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो यह एक रोजगार गारंटी योजना है और इसका सेवा क्षेत्र उपागम से कोई सीधा संबंध नहीं है। फिर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, पर यह कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन सेवा क्षेत्र उपागम इसके तहत विकास को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन सेवा क्षेत्र उपागम इसके तहत कार्यान्वित नहीं किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो सब क्वेश्चन थोड़ा याद रखने वाला है, लॉजिकल क्वेश्चन अब आ रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के ऋण होने के द्वारा है।
कर विदेशी कर्ज जो भारत पे है सबसे ज्यादा क्या सरकार ने सरकारी एंटिटीज, ठीक है, सत्वों मिक्स वही होगा, यानी गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा डेब्ट सबसे ज्यादा लिया गया है। तो ये व्यापारिक जो संस्थाएं भारत के, उसके द्वारा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है विदेशी ऋण लिया गया है। तो इस कारण से ये क्या होगा, गलत होगा। अगर भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है तो ये तो सरासर गलती है, ठीक है। विदेशी ऋण सिर्फ यूएस डॉलर में ही नहीं होता है, रुपये में भी रहता है, दूसरे में भी रहता है, क्या बोल सकते हैं, मुद्रा का जो रूप है, बहुत सारे रूप है अलग अलग देशों का दूसरे रूपों में, ठीक है। सिर्फ यूएस डॉलर में क्या है, सारा विदेशी ऋण नहीं लिया गया है, इसलिए न तो एक और न दो सही होगा। अगर भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों की ऋणी के द्वारा है तो ये गलत है। अगर भारत के विदेशी ऋण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा गैर सरकारी संस्थाओं जैसे कि कॉर्पोरेट और वित्तीय संस्थानों द्वारा लिया गया है, वाणिज्यिक संस्थानों द्वारा भी कर सकते हैं। अगर भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर में है तो भारत के विदेशी ऋण विभिन्न मुद्राओं जैसे यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन और अन्य में शामिल हो सकता है। सभी ऋण केवल यूएस डॉलर में नहीं हो सकता है, ये कॉमन सी बात है। अगर भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो यहाँ पे परिसंपत्ति की बात बोल रहा है, तो एसेट्स के रूप में क्या शामिल नहीं है वो ढूंढना है। तो अग्रिम को माना जाता है शामिल, फिर है निवेश, ये शामिल है। मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा जो होता है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस पे जो एक बैंक दूसरे बैंक को देते हैं, एक तरह से दूसरे बैंक को क्या है, यानी बहुत जरूरत होता है तो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस पे जो दिया जाता है तो इससे वो ब्याज कमा सकता है, तो क्या है उसकी परिसंपत्ति में होगा। अब ब्याज तो जमा पे, ये जमा जो राशि होता है जिसको बोलते हैं लिएबिलिटी होता है बैंक के लिए, यानी देयता होता है, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं देयता होता है, क्योंकि ये लौटाना होता है अपने ग्राहकों को, तो इसको संपत्ति में माना नहीं जाता है। अरे परिसंपत्ति वह चीज है जो बैंक के पास है और जिसका उपयोग वह आय अर्जित करने या अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कर सकता है। तो सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जमा पे हम जब उसको देते हैं तो कहीं वो लगाकर उसको क्या है, वो धन तो कमाता ही है, बट मूल रूप से जमा को क्या है एक लिएबिलिटी के रूप में ही माना जाता है, उसकी परिसंपत्ति के रूप में नहीं माना जाता है। कर जमा हुआ पैसा है जो लोग बैंक में रखते हैं, यहाँ बैंक के लिए एक दायित्व है, लिएबिलिटी है, क्योंकि बैंक को यह पैसा जमाकर्ताओं को वापस करना होता है। अग्रिम या एडवांसेज है कि बैंक द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम उसकी परिसंपत्ति है, क्योंकि बैंक उन पर क्या करेगा, ब्याज उसको मिलेगा। निवेश में भी ब्याज मिलेगा, यानी कि उसको कमाई होगा। कर बैंक विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों निवेश करता है, जैसे कि सरकारी बॉन्ड और शेयर। कर यह निवेश बैंक के लिए परिसंपत्ति है, क्योंकि वे आय उत्पन्न करते हैं। मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। कर यह वह पैसा है जो बैंक ने अन्य बैंकों को कम समय के लिए उधार दिया है। कर यह बैंक के लिए एक परिसंपत्ति है, क्योंकि बैंक को इस पर ब्याज मिलता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे जल्दी से वापस लिया जा सकता है। इसलिए जमा एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। चलिए आगे, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस या किन कारकों का योगदान है। अगर भारत का आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन, अच्छा भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, तो ये क्या है, मुद्रा संकट को दूर कर सकता है, तो कर सकता है। सरकारी व्यय के बढ़ने का, तो सरकारी व्यय यदि बढ़ जाता है तो मुद्रा संकट के जोखिम को कम नहीं किया जा सकता है। धन को आना चाहिए, विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का, तो ये मुद्रा संकट को क्या है, दूर कर सकते हैं। कर सरकारी व्यय के बढ़ने का, तो शायद इसके लिए भी हम बता सकते हैं कि सरकारी व्यय अधिक यदि हो जाता है तो क्या होगा, मार्केट में पैसा अधिक आ जाएगा, और यदि बहुत अधिक पैसा आ जाता है तो क्या होता है, मुद्रास्फीति होता है। मुद्रास्फीति के बाद मुद्रा का मूल्यन भी हो जाता है, तो मुद्रा संकट इससे दूर नहीं होगा सरकारी व्यय बढ़ाने से। इस कारण से 1 और 3 ही सही होगा। कर मुद्रा संकट तब आता है जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरता है, और वही सरकार यदि मुद्रा का
बाजार में फ्लो बढ़ा, यानी तरलता बढ़ा दे, लिक्विडिटी बढ़ा देता हो, उससे मुद्रास्फीति आता है। मुद्रास्फीति अधिक बढ़ जाता है तो मुद्रा का मूल्यन भी होता है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाता है। महंगाई बढ़ रहा है तो एक तरह से मुद्रा का मूल्यन भी कहलाता है। फिर इससे आयात महंगा हो जाता है, विदेशी ऋण चुकाना मुश्किल हो जाता है और अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाती है। फिर भारत का आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, तो आईटी सेक्टर भारत में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा लाता है। इससे देश का मजबूत होता है, जिससे मुद्रा का संकट खतरा कम होता है, इसीलिए यह कारक योगदान करता है। फिर सरकारी व्यय बढ़ाने का, तो सरकारी व्यय बढ़ाने से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ सकती है, लेकिन इससे आयात भी बढ़ सकता है और राजकोषीय घाटा भी बढ़ता है। इससे मुद्रा पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे मुद्रा का संकट खतरा बढ़ सकता है, इसलिए कारक मुद्रा संकट को कम करने में योगदान नहीं करेगा। फिर विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का, कर विदेशियों विदेशस्थ मतलब विदेश में निवास करने वाले भारतीयों द्वारा भेजे गए धन से भारत में विदेशी मुद्रा का प्रभाव बढ़ता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता है, मुद्रा को स्थिर रखने में मदद करता है, इसलिए यह कारक योगदान करेगा। आगे है कि पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशक को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित से क्या जारी किया जाता है। अच्छा, भारतीय बाजार में विदेशी निवेशक हैं जो निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन सीधे वो पंजीकृत ना होकर किसी और पंजीकृत विदेशी के माध्यम से ही करना चाहते हैं, तो उसको क्या दिया जाता है, सहभागिता पत्र, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट। पार्टिसिपेटरी नोट, जिन्हें पी नोट्स भी कहा जाता है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं जो सीधे भारतीय स्टॉक मार्केट में पंजीकृत नहीं होना चाहते हैं। इसको ध्यान से समझना है कि भारत में विदेशी निवेशक पंजीकृत हैं, लेकिन यही विदेशी निवेशक जो है अपने देश के और कोई निवेशक जिसकी इच्छा की भारत में पैसा लगाए बट वो पंजीकृत नहीं होना चाहते हैं, तो ये विदेशी निवेशक उसको क्या देगा, पार्टिसिपेटरी नोट्स। करपी नोट्स के माध्यम से विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं बिना सीधे सेबी के साथ पंजीकृत हुए। एफपीआई भारतीय शेयर खरीदते हैं और फिर उन शेयरों को बदले में पी नोट्स जारी करते हैं। अन्य विकल्प सही नहीं है। जमा प्रमाण पत्र क्या है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट करे गए एक बैंक द्वारा जारी किया गया एक वित्तीय उत्पाद है जो एक निश्चित अवधि के लिए जमा किए गए धन पर ब्याज देता है। फिर है वाणिज्यिक पत्र, जिसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर, यह कंपनियों द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक असुरक्षित ऋण साधन है। फिर है वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट, करे गया एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया एक लिखित को यहाँ पे वो नोट्स ही बोलते हैं, वादा है कि वह निश्चित राशि का भुगतान करेगा। ठीक है, लिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के अनुसार प्रतिपूरक, ये कल हमने क्वेश्चन कर लिया था, आज दोबारा ये सेट हो गया है, इसको छोड़ते हैं। कल हमने इसको PSIR में सेट कर लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2019 का एक थर्मा है, लेकिन हम जो यहाँ पे है 8वां देखेंगे, यहाँ पे हम ध्यान नहीं। एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है AIIB के 80 से अधिक राष्ट्र सदस्य राष्ट्र हैं। फिर दूसरा कि AIIB में भारत जो है सबसे बड़ा शेयरधारक है। AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। ध्यान देना है कि AIIB में एशिया से बाहर कोई सदस्य नहीं है, यह कथन सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऊपर है कि AIIB में 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं, तो एशिया में तो 80 से अधिक सदस्य मतलब देश है भी नहीं। तो यदि पहला कथन सही होता है तो यह एशिया से बाहर कोई सदस्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत ही है। तीसरा 80 से अधिक सदस्य है और एशिया से बाहर वाले देश भी इसके सदस्य हैं। फिर है AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है, तो चाइना पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ पे कथन एक ही सही होगा। 2023 तक AIIB में 100 से अधिक स्वीकृत सदस्य हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन 2019 तक का है, तो यहाँ पे AIIB 80 से अधिक है, तो उस वक्त भी कुछ होगा 100 के आसपास।
लेकिन अभी 100 है। 2023 तक अभी का रेट फिर से देखना होगा। कर AIIB में भारत का सबसे बड़ा शेयरधारक है, तो ये दूसरे स्थान पे है भारत, पहला स्थान पे चीन है। और ये सब डेटा है जो आगे पीछे होते रहता है, तो इस पे आप खुद ही ध्यान रखें तो और बेहतर होगा। किसी का जल्दी मिलता नहीं है, मिल गया तो ठीक। अरे AIIB में एशिया से बाहर कोई सदस्य नहीं है, ये कथन गलत है। AIIB के कोई सदस्य एशिया के बाहर के हैं, जिनमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के देश भी शामिल हैं। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का, तो उस वक्त का एक करंट अफेयर है इसको, ठीक है। तो हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? तो ये था कि 50 करोड़ या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों यानी स्ट्रेस्ड एसेट्स का जो सहसंग उधारी कॉन्सोर्टियम लेंडिंग के अंतर्गत है, अधिक तेजी से समाधान रखना था। इसको नहीं देखेंगे, उस वक्त का करंट अफेयर था। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, संबंधित बैंक का प्रबंधन। तो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन जो है यह है बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों और अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए बनाया गया एक निकाय है। इसका मुख्य कार्य इन पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करना और सरकार को सिफारिशें भेजना है। फिर है भी भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारत का केंद्रीय बैंक है और यह मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह PSPS के अध्यक्षों का चयन नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, जिसको बोलेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। तो पेट्रोलियम ये PNGRB को क्या है, पहला रेगुलेटरी बॉडी नहीं था, इससे पहले भी बहुत सारे बॉडी हो सकते हैं। PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजार को सुनिश्चित करना है, तो यह सही। PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जा सकती है, तो यह भी सही है, बट पहला गलत है। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला नियामक निकाय नहीं है। भारत में इससे पहले भी कई नियामक निकाय स्थापित किए गए थे। फिर है PNGRB एक महत्वपूर्ण कार्य गैस के लिए बाजारों को सुनिश्चित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गैस उपलब्ध हो सके। फिर है PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण यानी एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोल सकते हैं, के समक्ष की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उप सूचकांक नहीं है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कारोबार सुगमता सूचकांक का उप सूचकांक नहीं है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, तो विश्व बैंक का मेन कार्यों में इसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो यह आंसर तो यही होगा। बाकी क्या है, करों का भुगतान करना, संपत्ति का पंजीकरण कराना, निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना, ये सब काम क्या है, ठीक है, उप सूचकांक में है। विश्व बैंक का कारोबार सुगमता सूचकांक विभिन्न संकेतकों के आधार पर देशों में व्यापार करने की सुगमता का मूल्यांकन करता है। इसमें कई उप सूचकांक शामिल होते हैं जो व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ उप सूचकांक निम्नलिखित हैं: करों का भुगतान करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। हालांकि कानून और व्यवस्था बनाए रखना सीधे तौर पर विश्व बैंक के कारोबार
सूचकांक का उप सूचकांक नहीं है। यद्यपि कानून और व्यवस्था व्यापारिक माहौल को प्रभावित करते हैं, लेकिन इन्हें इस सूचकांक सीधे तौर पर मापा नहीं जाता है। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल है। खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ और क्या शामिल है। केवल परिवहन लागत, केवल ब्याज लागत, प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों का प्रभार, तो ये शामिल होना चाहिए। ठीक है, अब ये शुद्ध हिंदी प्रापण को हम तो देख नहीं पाए। ठीक है, तो प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। तो भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में कई घटक शामिल होते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के अलावा आर्थिक लागत में निम्नलिखित शामिल होते हैं। जैसे पहला तो ये हो गया प्रापण, अच्छा इंग्लिश है यहाँ पे, प्रापण प्रासंगिक प्रभार, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स। इसमें खरीद से संबंधित सभी खर्च शामिल होते हैं, जैसे कि मंडी शुल्क, कमीशन और अन्य प्रासंगिक शुल्क। फिर वितरण लागत, इसमें खाद्यान्नों को गोदामों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की लागत शामिल होती है, जिसमें परिवहन लागत, हैंडलिंग शुल्क और अन्य वितरण से संबंधित खर्च शामिल होते हैं। ठीक है, आगे है कि केवल परिवहन लागत। तो ये सब तो छोड़ते हैं, जो मेन आंसर था उसमें इसका डिस्क्रिप्शन भी है। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा। ठीक है, तो सोशल कैपिटल की बात होता है, फिर है ह्यूमन कैपिटल हो जाता है, और एक कैपिटल जो है वो है फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी। जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, तो जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात एक तरह से क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये सोशल कैपिटल का भाग नहीं होगा। इसके भवनों, अनआधिकारिक संरचना और मशीनों का जो स्टॉक है ये भौतिक पूंजी कहलाता है। ठीक है, तो ये इसमें नहीं होगा सोशल कैपिटल में। कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप, ये भी तो ह्यूमन कैपिटल में आएगा, सोशल कैपिटल में नहीं आएगा। समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर जो होगा ये सोशल कैपिटल का भाग होगा। सामाजिक पूंजी किसी समाज के भीतर मौजूद नेटवर्क, मानदंडों और भरोसे को संदर्भित करता है, जो लोगों को एक साथ मिलकर काम करने और साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ये सामाजिक संगठन की विशेषताएं हैं, जैसे कि नेटवर्क, मानदंड और सामाजिक विश्वास, जो समाज में दक्षता को बढ़ावा देते हैं। जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, यह मानव पूंजी का हिस्सा है, न कि सामाजिक पूंजी का। इसके भवनों, अनआधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक, यह भौतिक पूंजी का हिस्सा है। फिर सी है कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप, यह जनसांख्यिकी संरचना से संबंधित है। ठीक है, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर, यह सीधे तौर पर सामाजिक पूंजी को दर्शाता है, क्योंकि समाज के सदस्यों के बीच विश्वास, सहयोग और एकजुटता के स्तर को मापता है। इसलिए समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर सामाजिक पूंजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के लिए यह कथन क्या है, सही है। पीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे क्या है, भारत 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे एक ही सही होगा। ठीक है, तो क्रय शक्ति क्षमता एक आर्थिक सिद्धांत है जो विभिन्न देशों की मुद्राओं के विनिमय दर को इस तरह से समायोजित करता है कि वे एक समान वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को एक समान बना दे। इसकी गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को तुलना करके की जाती है। ठीक है, और दूसरा तो है पहला अमेरिका है, अच्छा पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर संयुक्त अमेरिका है और तीसरे स्थान पे भारत है।
परचेजिंग पावर पैरिटी में। इसको एक बार देख लीजिएगा, हमको तो ये लग रहा है उल्टा है। चीन ही पहला स्थान पे, दूसरा पे अमेरिका, ये दोनों में आप देख लीजिएगा, हम भी देख लेंगे। तो ये पीवीपी क्या होता है आखिर, मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे, ठीक है, कि किसी वस्तु का, ठीक है, दाम जो भारत में 1000 है और उसी का दाम जो है अमेरिका में $20 है, ठीक है। अभी जो ये पैसा का और डॉलर का जो मूल्य ऊपर नीचे चलता है वो ये पीपीपी के अनुसार नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो हम जो समझा रहे हैं $1000 नहीं, $1000 का कोई वस्तु जो है अमेरिका में $20 में मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रति $50 पे $1 का खर्च होगा यदि हम यहाँ पे रिलेशन निकाल के देखें तो। लेकिन अभी क्या है वैल्यू डॉलर का, 86-87 के आसपास चल रहा होगा, फिलहाल हमने देखा नहीं है। तो उस तुलना में तो ये अलग है। तो यहाँ पे वस्तु का क्या कीमत है उसको तुलना करते हैं। तो अब इस स्थिति में है क्या, $50 भारतीय पैसा चल रहा है, वहाँ पर डॉलर देना है। तो उस $50 को फिर इक्वलाइज करेंगे अभी जो डॉलर रुपया में रिलेशन है उसके साथ। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। क्या बोल रहा है, भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए, मान लेते हैं भारत गिर रहा, विलीन हो रहा है, तो भारत की सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सबसे ज्यादा संभावित उपाय कौन नहीं हो सकता है जिसको प्रयोग करेगा। गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, तो ये रुपये की गिरावट को बताएगा। ज़्यादा हम आयात करेंगे तो हमारा रुपये का मूल्य नहीं होता है, निर्यात अधिक से अधिक करेंगे तो विदेशी मूल्य आएगा, क्या है, मुद्रा आएगा, तो क्या होता है, रुपया मजबूत होता है। बट आयात अधिक करेंगे तब मूल्यन होता है। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी, यहाँ पे नियंत्रण की बात कर रहा है, इसलिए पहला कथन क्या होगा, सही होगा। लेकिन संभावित उपाय नहीं बोल ढूंढना है, तो संभावित उपाय में माना जाएगा। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, तो ये मसाला बॉन्ड जो है रुपये के रूप में रहता है, बट इसको विदेशों में बेचा जाता है, तो फिर जो मुद्रा प्राप्त होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है, तो ये रुपये की गिरावट को रोकेगा। विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा का कर्ज लेने की बात कर रहा है शायद, तो ये भी होगा, उधारी तो वही होता है। फिर है एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, तो आसानी से क्या है, एक्सचेंज होने वाले मौद्रिक नीति का पालन करने से क्या है, रुपये की गिरावट नहीं रुकेगा, ये कथन गलत है। चलिए डी देखते हैं डायरेक्ट, ये भी देखते हैं, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं का सामना करें। इससे भारतीय कंपनी को विदेशों से अधिक ऋण लेने में मदद मिलेगी, जिससे भारत में विदेशी मुद्रा का प्रभाव बढ़ेगा और रुपये को सहारा मिलेगा। फिर है गलत वाला देखेंगे, रुपये की गिरावट को रोकने का सबसे संभावित उपाय नहीं है, ये कथन क्यों करे। प्रसरणशील मौद्रिक नीति का मतलब है कि आरबीआई ब्याज दरों को कम करता है और अर्थव्यवस्था में अधिक पैसे डालता है, तो प्रसार तो वही होगा मौद्रिक का, मुद्रा का। इससे रुपये की आपूर्ति तो बढ़ जाती है, जिससे रुपये का मूल्य कम हो जा सकता है, इसलिए रुपये को मजबूत करने की बजाय क्या है, कमजोर करने की ओर ले जाएगा। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडार स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं यानी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भुगतान भारत से हो रहा है उसका जो डेटा है वो भारत में ही रखा जाए, उसका स्टोरेज भारत में ही हो, भारत से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ऐसा कुछ है। तो कर वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाए सुरक्षा के रूप में। तो ये सही है। कर वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करे। तो ये भी सही होना चाहिए। कर वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो ये डायरेक्ट सीएजी को नहीं प्रस्तुत करके आरबीआई को प्रस्तुत किया जाता है, इस कारण से यह गलत होगा। केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है। तो ये बहुत अच्छा टर्म है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है? तो मनी मल्टीप्लायर या मुद्रा गुणक का सूत्र होता है 1/, आरक्षित रेशियो अनुपात या रिजर्व रेशियो। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। हम सब पहले चल देते हैं। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से क्या होगा? मुद्रा गुणक बढ़ेगा। तो मुद्रा गुणक बहुत बेहतर चीज है अर्थव्यवस्था में। इसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति, ठीक है, 1000 रुपया किसी बैंक में जमा करता है, ठीक है, और मान लेते हैं कि बैंक उसमें से क्या करता है ना, 10% रिजर्व में रखता है। बाकी जो रुपया होता है वो फिर से किसी को वो ऋण के रूप में दे देता है किसी व्यक्ति को। तो 10,000 रुपया, 10,000 नहीं 1,000 रुपये बात कर रहे थे ना, तो 1,000 रुपया में 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया होगा कि 90 रुपया? 1,000 का 10% 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 90 रुपया नहीं होगा। ठीक है, तो अब बचा कितना रुपया हमारे पास? 9। अब ये 900 रुपया क्या है, वो बैंक दूसरे बैंक को ऋण में के रूप में दे देगा। ठीक है, अब मान लेते हूँ व्यक्ति फिर से किसी को वो 900 रुपया दे दिया, फिर वो व्यक्ति किसी बैंक में जमा कर दिया, फिर बैंक ने 10% काट करके, तो 10% यदि 900 का काटेंगे तो फिर बढ़ जाएगा 810 रुपया। तो इस तरह से ये पैसा क्या है, एक जगह दूसरे जगह जा रहा है। लेकिन ये 1,000 रुपया जो है आखिर कितने रुपया की अर्थव्यवस्था को निर्माण कर सकता है? तो टोटल 10,000। इसको इस प्रकार से निकालते हैं। 1/, क्या करेंगे, आरक्षित अनुपात हमने 10 रुपया रखा था तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इससे यदि निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे गुणक की बात है ना, 1/10, 10 नहीं करेंगे, 0.10 करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत है ना, तो उस प्रतिशत को पॉइंट में चेंज करके करेंगे। उससे जब हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो वो 10 गुना को आपको जितना 1,000 रुपया था उससे गुना करना होगा। तो कितना हो जा रहा है वो 10,000। ऐसा ही हमने कहीं देखा और यही होता है। तो 1,000 रुपया, वो क्या है यहाँ पे क्या और है कि रिजर्व रेशियो जो था वो यदि बढ़ता है तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर घटेगा, मुद्रा गुणक घटेगा। और यदि रिजर्व रेशियो कम रखते हैं, वहाँ 10% की जगह पे 5% रखते हैं, उस स्थिति में वो और ज्यादा क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ठीक है, फिर 20 गुना हो जाएगा यदि निकालेंगे तो, क्योंकि 5% को ऊपर रखेंगे, प्लट के 100 ऊपर जाएगा, भी 2500 हो जाएगा, नहीं 20 गुना फिर हो जाएगा। 20 गुना का मतलब कि 20,000 का वो अर्थव्यवस्था में क्रिएट करेगा। चलिए आगे देखते हैं, ये वही था। अच्छा, एक चीज और है कि ये मुद्रा गुणांक जो है घटेगा बढ़ेगा, कब का प्रभाव पड़ेगा, तो 2 टर्म और होता है, CRR और SLR होता है। तो CRR होता है कि बैंक को कुछ धन आरबीआई के पास रखना होता है, तो वो CRR होता है, और कुछ धन अपने पास SLR के रूप में रखा होता है। और वहां पे हम रिजर्व रेशियो की बात किए थे मुद्रा गुणक में, 1/, आरक्षित अनुपात। तो आरक्षित अनुपात दोनों है, CRR है और SLR है। यदि ये सब बढ़ता है तो क्या होगा, मुद्रा गुणक घटेगा। वही सब यहाँ पे वर्णन है। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ
कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है या है। अच्छा, कह रहा है कि यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है। तो वो होने के बाद नहीं, होने के पहले ही इसको किया जाना चाहिए। क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे और उत्तर देखेंगे तो पता चलेगा कि पहले ही किया जाना चाहिए। तब यदि वित्तीय संकट आता है तो भारत उससे क्या है, बच सकता है। तो यहाँ अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, फिर है पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। तो क्या है परिवर्तनीयता, ये सब जो है बचाएगा नहीं। कैसे नहीं बचाएगा वो हम बताएंगे। फिर कुछ विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, तो ये भी सटीक नहीं है। यह अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, यदि ये काम हम करते हैं तो भारत यदि वित्तीय संकट आता है तो उसे बचाया जा सकता है। अल्पकालीन विदेशी ऋण क्या होता है, इसको कम समय पे लौटाना होता है, ठीक है। और कम समय में लौटाने के कारण वित्तीय संकट ये सब आता है तो ये लौटाने का भार इस पे यदि रहेगा, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या है, भारत से मुद्रा का प्रवाह विदेशों में और होगा, क्योंकि ये कम समय में से लौटाना पड़ता है। और यदि कम समय में लौटाने का ये ऋण ना होगा तो उसे लौटाना नहीं पड़ेगा, जिससे वित्तीय संकट से भारत बचेगा। बट ये सब क्यों नहीं कारगर है, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। कुछ और विदेशी बैंकों को यदि प्रारंभ करते हैं और पता लगेगा वित्तीय संकट आने वाला है तो ये विदेशी बैंक क्या करेंगे, अपने पैसे को भारत से निकाल कर लेकर भाग जाएंगे, ठीक है। तो वित्तीय संकट यहाँ से उभरेगा नहीं। लेकिन ये अल्पकालीन विदेशी ऋण हम यदि नहीं लेते हैं तो बचा जा सकता है। फिर एक पूंजी खाते में पूर्ण प्रतिवर्तनीयता को बनाए रखना। पूर्ण प्रतिवर्तनीयता यह होता है कि एक मुद्रा से दूसरे मुद्रा में एक्सचेंज आसानी से हो जाना, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा कठोर बना के रखने से ये होगा कि जब वित्तीय संकट आएगा तो क्या है, भारत में मुद्रा को बचा के रखा जा सकता है। लेकिन यदि हम पूर्ण प्रतिवर्तनीयता रखेंगे तो क्या है, मुद्रा का फ्लो आसानी से हो सकता है, जिससे वित्तीय संकट गहरा सकता है। ये ऐसा कुछ है। तो पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। कर पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता होने से विदेशी पूंजी आसानी से देश में आ जा सकती है। और कह रहा है संकट के समय इससे पूंजी का तेजी से बहिर्वाह भी हो सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए सबसे अधिक संभावना के साथ केवल अल्पकालिक विदेशी ऋण पर निर्भर न रहना भारत को वैश्विक वित्तीय संकट से कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकता है, ठीक है। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते यानी डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा के समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की कमी आ जाएगी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की वृद्धि होगी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी। तो क्या होगा कि मुद्रा का जो समग्र अच्छे और है, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका आंसर यही होगा कि आप बैंक से मान लेते हैं 1 लाख रुपया निकाल दिए, लेकिन ये भारत की अर्थव्यवस्था में ही रहेगा, ठीक है। इस कारण से क्या है, मुद्रा की जो समग्र पूर्ति है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमने एक्सचेंज कर लिया, वो जमा के रूप में था, अभी हमने उसे नगद के रूप में सिर्फ बदल दिया, मुद्रा के रूप में परिवर्तन हमने सिर्फ कर दिया, वही है। मांग जमा जैसे कि चालू खाते या बचत खाते को मुद्रा की समग्र पूर्ति में शामिल किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति में अर्थव्यवस्था में प्रचलन में मौजूद कुल मुद्रा शामिल होती है, जिसमें नकदी और बैंकों में जमा राशि दोनों शामिल होता है। जब आप अपने मांग जमा खाते से नकदी निकालते हैं तो आप बस एक मुद्रा के एक रूप में यानी बैंक जमा को दूसरे रूप में नकद के रूप में बदल देते हैं और मुद्रा की कुल मात्रा जो है अर्थव्यवस्था में वही रह जाती है। तो आज हमने देख लिया अर्थशास्त्र, कल देखते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल ज्योग्राफी के
इस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।